तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो केवल मात्र व्यर्थ का परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं मात्र कारीगरी है। आज के इस समापन सत्र के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार जी, अन्य सभी विद्वज्जन जो इस सभा में सम्मुख उपस्थित है, वह भी परोक्ष रूप में इस वेबिनार के माध्यम से, किंतु और भी परोक्ष रूप में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी जो उपस्थित है, उन सब श्रोताओं को नमन प्रणाम। सारे विश्व की मानवता ही एक अद्भुत मंथन से गत कई वर्षों से चल रही है और पिछले एक वर्ष में तो उस प्रत्यक्ष मंथन को हमने सबने झेला है, आज भी झेल रहे। इसीलिए इस भारत मंथन के लिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से एकत्रित हुए हैं। सारा विश्व अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है और जिन 2 दिनों में आप इन विभिन्न विषयों पर भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय जीवन दृष्टि को लेकर के विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्तुतियों को देख रहे थे, समझ रहे थे, मंथन कर रहे थे, उस समय भी विश्व में मंथन चल रहा था, भारत में चल ही रहा था। आयुर्वेद विरुद्ध एलोपैथी का मंथन चल रहा था और उसे एक दिन पूर्व तक भूमध्य सागर, जो बहुत वर्षों से, लगभग 5-6 शताब्दियों से और बहुत बड़े संघर्ष का केंद्र है, वहां भी एक बहुत बड़ा संघर्ष यहूदी और अरब के बीच में चल रहा था। वह तो प्रत्यक्ष संघर्ष था। और जैसे रामानंद सागर के रामायण में हमने राम रावण युद्ध के मध्य जो स्पेशल इफेक्ट्स देखे थे कि इधर से तीर चल रहे और उधर से उन तीरों को उड़ा दिया जा रहा है, वह प्रत्यक्ष साक्षात देखने को हमको मिला जब यह परिस्थितियां उस भूमध्य सागर में निर्मित हुई थी और सदा निर्मित होती रही है। पिछले 70 वर्षों से तो लगातार संघर्षरत यहूदी और इतिहास है। सारा विश्व में तपस्वियों का भी मंथन चल रहा है इस अदृश्य जीवाणु के विरुद्ध, किस प्रकार से उस विषाणु को रोका जाए। विभिन्न प्रकार के उपचार, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण के बचाव के कार्य, उसके ऊपर भी वैज्ञानिक लगे हुए, सारे विश्व में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ एक मंथन भी प्रारंभ हो गया। अभी महामारी समाप्त हुई नहीं है, जब जब लगता है समाप्त हो गई तब कुछ और रूप लेकर के फिर वही बात जो महाभारत और रामायण में हम देखते हैं कि राक्षस रूप बदल बदल के मायावी रूप लेकर के आते हैं। तब उसको मायावी रूप बदलना कहते थे, अब म्यूटेंट और वेरिएंट और क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं। तो रूप बदल बदल करके आते हैं और उसको लेकर के एक मंथन चलता है। और इन सारे के मध्य अपने स्वार्थों की रोटी सेकने के लिए भी एक नए मंथन नैरेटिव चलाए जाते हैं, जिसके लिए हथियार बनाए जाते हैं, क्या टूल किट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब चलता रहता है। तो गत कई वर्षों से, लगभग 2 दशकों से सारा विश्व एक विचित्र युग परिवर्तनकारी मंथन में से और अनुभव कर रहा है और कुछ निकलने की और कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ नया निकलेगा, कुछ कल्याणकारी निकलेगा, कुछ मानवता को उन्नत करने वाला निकलेगा, इस अपेक्षा से ही मंथन चलता है। इसलिए इस सारे परिदृश्य में, इस कैनवास में, इस बृहत पृष्ठभूमि में हम जिस मंथन को कर रहे हैं, भारत मंथन को गत 2 दिनों से, उसकी भूमिका हमको स्पष्ट होती है।
अनादिकाल से इस राष्ट्र में ऋषियों ने, तप करने वालों ने, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस राष्ट्र के उद्देश्य को हमारे सामने बार बार स्पष्ट किया। फिर चाहे वो भद्रविंशंत ऋषिया वाला मंत्र हो वेद का, जिसमें कहा गया कि सारे विश्व की मानवता के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने तपसे दुरग्रे, अत्यंत उग्र ऐसा तप किया। ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जातम, यह किसी राजनैतिक उथल पुथल से रिवॉल्यूशन, जिस दो विश्वविद्यालयों के साथ में हम काम कर रहे हैं वहां पर रिवॉल्यूशन बड़ा प्रिय शब्द है, तो किसी राजनीतिक रिवॉल्यूशन से, क्रांति से उत्पन्न राष्ट्र नहीं है, किसी राजा के अभय से उत्पन्न राष्ट्र नहीं है, नाइदर बाय पॉलिटिकल प्रोसेस नॉर बाय इकोनॉमिक प्रोसेस। ना तो आर्थिक ना तो राजनीतिक, पॉलिटिको इकोनॉमिक नेशनहुड ये वर्तमान में गत 70 वर्षों से चल रहा एक दृष्टिकोण है, जिसमें राष्ट्र की परिकल्पना ही इस राजनीतिक सत्ता और आर्थिक परिसत्ता के रूप में परिभाषित होती है। इसलिए अरब देश एक विचार वाले होकर के, एक मजहब को मानने वाले होकर के भी 52 अलग अलग है, क्योंकि उनकी राजनीतिक और आर्थिक अधिसत्ता अलग है। भारत में कभी राष्ट्र का ये स्वरूप रहा ही नहीं, ये विचार ही नहीं रहा, आज भी नहीं है। हम राष्ट्र को ऋषियों के तप से उद्भूत राष्ट्र के रूप में देखते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की संकल्पना ही मूल रूप से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र की संकल्पना। ये दोनों भी अपने आप में अलग नहीं है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेतु है वह धर्म है, पर धर्म शब्द को पूरी समग्रता से समझा नहीं जाता, इसलिए संस्कृति और अध्यात्म दो शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। दो की जगह एक शब्द प्रयोग करना हो तो धार्मिक, लेकिन वो धार्मिक बोलते ही बहुत सारे हमारे बीच में और अलग अलग प्रकार से दृष्टि रखने वाले लोग हैं, वो तुरंत थियोक्रेसी और उसमें चले जाएंगे। रिलीजन की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे, जो समग्रता से संस्कृति का पोषण करता है और व्यक्ति का समष्टिगत रूप से भी आध्यात्मिक उन्नति का, दोनों का काम जो करता है वह धर्म होता है। यह धर्म की भारत में व्याख्या है, धर्म धारणा धर्म इत्थेयु धर्मो धारयति प्रजा वगैरह वगैरह। अभी 3 दिन से एक और व्याख्यान माला चल रही है, उसमें 4 बजे से हमारे आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो स्वयं वैज्ञानिक है, वो अहम राम अस्मि के ऊपर बोल रहे विश्व संवाद केंद्र के फेसबुक पेज पे। तो उन्होंने इसी रामायण के धर्म की परिभाषा को हमारे सामने रखा है, जिसको मंदोदरी भी जानती है, जो रावण की पत्नी है। तो यह राष्ट्र सदा से ही, अनादिकाल से स्वयं के कर्तव्य को निभाने के लिए तत्पर रहा है। और वो कर्तव्य क्या है? मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन दृष्टि प्रदान करना। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। पृथ्वी के समस्त मानवों को स्वयं के चरित्र से जीवन जीने का पाठ पढ़ाने के लिए भारत राष्ट्र जीवित है। इसलिए अनादि है, अनंत है। जब जब हमने अपने इस कर्तव्य को भुलाया, तब तब हमारा पतन हुआ। हमारा पतन पहले सांस्कृतिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, ध्येय मार्ग से हम च्युत हुए, और तब फिर राजनीतिक और अन्य प्रकार का पतन हुआ। यह इतिहास ने हमको सिखाया है। इसने स्वयं आत्मनिर्भर बनकर के सारे विश्व को अवदान प्रदान करना हर स्तर पर, यह भारत का राष्ट्रीय कर्तव्य है। और जब भारत का यह राष्ट्रीय कर्तव्य है, तो हर भारतीय का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है। इसलिए हमारे जीवन में हमको संतोष, आनंद, हमारे जीवन में एक अद्भुत परिपूर्णता, फुलफिलमेंट हमको तब मिलती है जब हम अपने जीवन ध्येय को हमारे राष्ट्र जीवन के ध्येय के साथ में
संघ की भाषा में कहा जाए तो सम्यक में ले आते हैं, अलाइनमेंट में ले आते हैं। यह भारत मंथन उसके लिए है। इसलिए ऋषियों की आवश्यकता सदा से रही है, आज भी है। हम भारतीय शिक्षण मंडल में उसको बौद्धिक योद्धा कहते हैं। आज अपनी बुद्धि की क्षमता से उसको प्रज्ञा के रूप में परिष्कृत करते हुए, उसको साफ करते हुए, उसको सतत शुद्धिकरण करते हुए, प्रज्ञावान बनते हुए, उस प्रबुद्ध बौद्धिकता से और सारे विश्व में चलने वाले इस विमर्श के अंदर कल्याणकारी, लोकहितकारी, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली जीवन दृष्टि विश्व को प्रदान करना यह भारत का कर्तव्य है। और उसके लिए भारत को शक्तिशाली बनना है, क्योंकि शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। आप कितना भी अच्छा ज्ञान लेकर के बैठे रहो, किंतु यदि आपके जीवन में वह चरितार्थ नहीं है, इसलिए स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, यह कह रहा है ऋषि। ऋषि ये नहीं कह रहा है कि बड़े बड़े ग्रंथ लेकर के जाओ। ऋषि ये नहीं कह रहा है कि बहुत बड़े बड़े भाषणों से, प्रवचनों से विश्व का मार्गदर्शन करो। ऋषि कह रहा है चरित्र से, आचरण से, जीवन में उतार करके। इसलिए हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में यदि हम व्यवसायी, अभी जैसे विमल जी ने इतना सुंदर भारत माता का गान गाया और उनके परिचय में बताया कि वो व्यवसायी है, तो हमारे व्यवसाय में यह भारतीय अर्थदृष्टि प्रकट हो रही है क्या? हम यदि शिक्षक है तो हमारे शिक्षा विषय में यह भारतीय जीवन दृष्टि प्रकट हो रही है क्या? इसलिए बहुत समग्रता से आपने विषयों का चयन किया। एक तरफ राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, ज्योतिष जैसे विषयों से लेकर से भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान से लेकर सारे ज्ञान विज्ञान के, जिसको आजकल मानविकी और साइंस ऐसे भेद किया जाता है, किंतु वैसे तो पूरा ज्ञान समग्र ही होता है। उस सारे समग्र ज्ञान में भारतीय दृष्टि के ऊपर आपने 2 दिन तक मंथन किया है। मैंने इस सारे मंथन का जो सदियों से चला आया, जो ऋग्वेद के पहले मंत्र अग्निमीड़े पुरोहिता से प्रारंभ हुआ, वह पुरोहित जो आगे अग्नि लेकर के चल रहा है, वह अग्नि की दाहकता से प्रारंभ हुई यह ज्ञान तपस्या, वह बौद्धिक मंथन की परिक्रमा, वह परंपरा जो अभी 2 दिन पूर्व हमने आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई, उस आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के रूप में उसके पुनः परिभाषित किया। वो परंपरा इस देश में अक्षुण्ण रूप से, अविरल रूप से, अविच्छिन्न रूप से, बिना किसी विराम के लक्षावधि वर्षों से चल रही है, बिना खंड के। और उस परंपरा के अंदर यह भारत मंथन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए उसका उद्देश्य हमारा स्पष्ट है, मानव मात्र के कल्याण के लिए इस मंथन को करना है। इसलिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब लोग उस पश्चिमी दृष्टि से शिक्षित हैं। मैं उस वकील को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, शिक्षाविद था नहीं इसलिए उसका नाम लेता नहीं हूं, किंतु 1835 की उसी शिक्षा पद्धति में हम सब लोग पढ़े हैं, तो इसलिए उस शिक्षा पद्धति का दूषण हमारे चिंतन में है ही। वह रिडक्शनिस्ट अप्रोच, वह विश्लेषणात्मक खंड खंड करके देखने की दृष्टि, मैं इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल में हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि शिक्षा को मैकॉले मुक्त करने से पहले कार्यकर्ता को मैकॉले मुक्त होना पड़ेगा। हमारी दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए जब समस्त मानवता के और जगत के कल्याण से जब हम भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को, भारतीय जीवन दृष्टि को विभिन्न विषयों में शोध के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करने का एक अत्यंत महान तपस्वी ऋषियों का कार्य कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में यह दोष दूर करके हमको स्पष्टता से देखना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते समय हम भूतकाल में रमने से बचे। It is not a past oriented research.
यह शोध अथवा अनुसंधान यह भूतकाल का गानुगामी नहीं है, यह भविष्योन्मुखी है। क्योंकि हमारा पहला वेद मंत्र अग्निमीड़े पुरोहित, पुरोहित जो आगे ले जाता है उसकी बात करता है। इसलिए यह अत्यंत पुरोगामी होना चाहिए। इसलिए हम भारतीय शिक्षण मंडल में जो रिसर्च और रिसर्जेंस फाउंडेशन में काम करते हैं उसमें हम बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं, हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जो अनुसंधान करेंगे वह वर्तमान की समस्याओं का समाधान करते हुए भविष्य की दृष्टि प्रदान करने वाला होगा। केवल इतिहास के गौरव की प्रतिष्ठा बनाने के लिए शोध करने का कोई उपयोग नहीं। वह भारत की ऋषि दृष्टि है ही नहीं, था बोलने वाली दृष्टि भारत की है ही नहीं। हम तो सदा से वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध की जयंती अभी हमने मनाई वैशाख पूर्णिमा पे। भगवान बुद्ध ने यह वर्तमान में जीने का संदेश दिया। इसलिए ज्ञान वर्तमान में होता है। इसलिए भूतकाल से प्रेरणा लेना, ज्ञान प्राप्त करना, दृष्टि प्राप्त करना, पर किस लिए? हम बहुत महान थे, हम जगत में सर्वोत्तम थे, यह सिद्ध करने की अब आवश्यकता नहीं रही है। विश्व इसको मानता है और पहले भी आवश्यकता नहीं थी। जो मानते थे वो तब भी मानते थे और जो नहीं मानते थे वो कल मान जाएंगे, और नहीं भी मानेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम वर्तमान में भारत को इतना समर्थ, आत्मनिर्भर, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, तपोभूमि, ज्ञान भूमि के रूप में विश्व की समस्याओं का समाधान करने वाला भारत। आज भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी तो सारे लोगों ने और भारत की वाहवाही की। सारा विश्व एक साथ आकर के कहने लगा, अरे वाह, इन्होंने सारी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाई, विभिन्न देशों में पहुंच। आप विश्व की वर्तमान समस्याओं को, त्रासदियों को, विभीषिकाओं को उत्तर देने की क्षमता अपनी ज्ञान दृष्टि, अपनी भारतीय जीवन दृष्टि से विकसित करेंगे तो विश्व नतमस्तक होगा। योग को विश्व ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने कुछ काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है अभी 21 जून को। 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर सारे विश्व के 193 देशों ने नतमस्तक होकर के भारत भूमि को प्रणाम किया, तो वो इसलिए नहीं किया कि रामायण के समय वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को योग वाशिष्ठ का पाठ पढ़ाया था, या बाद में पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से हमारे सामने इतना अद्भुत दर्शन, जीवन दृष्टि रखी। नहीं, इस इतिहास के कारण नहीं किया। विश्व ने योग को स्वीकार किया क्योंकि आज उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आज उनकी डायबिटीज ठीक होती है, उनकी वर्तमान की तनाव जनित साइकोसोमैटिक समस्याओं का समाधान योग करता है और भविष्य के उन्नत निरामय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए योग स्वीकार हुआ। भारतीय शास्त्र, भारतीय जीवन दृष्टि, भारत की ज्ञान परंपरा को विश्व स्वीकार करेगा जब हम उसको भविष्योन्मुखी रूप में प्रस्तुत करेंगे, वर्तमान का समाधान देने वाले के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अगस्त संहिता में ये था, पाराशर ने ये लिख करके रखा है, यंत्र सर्वस्व में विमान बनाने की परिकल्पना है, वह उसके आधार पर आज एक ड्रोन बना दो तो काम का है। यंत्र सर्वस्व में और मर्क्यूरी के द्वारा और विमान चलते थे इस प्रकार के, और सारा रचना मिलती है, डिजाइन मिलते, और राइट बंधुओं से पूर्व, राइट बंधुओं से लगभग 12 वर्ष पूर्व मुंबई की दादर चौपाटी के ऊपर शिवकर बापू तळपदे नाम के वैज्ञानिक ने, और उस यंत्र सर्वस्व की विधि से हवाई जहाज उड़ा करके दिखा दिया। आज 120 साल हो गए हम इसी बात पर लड़ रहे कि पुष्पक विमान था कि नहीं था रामायण में। सिद्ध भी कर दोगे तो क्या होगा? मरकुरी की तरलता का उपयोग करके उसको गायरोमीटर के समान, जो अपन भौरा खेलते हैं उस भौरे की गति के समान एक गति से सेंट्रीब्यूटल, केंद्र अनुगामी, केंद्र प्रतिगामी और बल तैयार करके ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठने का काम हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दिया था। यह सिद्ध करने से लाभ तब होगा जब आज हम
उस गायरोमीटर और मर्क्यूरी पर आधारित एक छोटा सा ड्रोन बना देंगे जो कि इको फ्रेंडली होगा, जो फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं कर रहा होगा, इसलिए कार्बन फुटप्रिंट नहीं करेगा और बिना किसी ईंधन की खपत के और अत्यंत प्रकृति प्रेमी रूप से आज काम में आएगा। इसलिए अनुसंधान की दिशा, भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुसंधान की दिशा भविष्योन्मुखी, वर्तमान के समस्याओं को सुलझाने वाली हो, यह फिर वो चाहे राजकीय दृष्टि हो, फिर चाहे अर्थ दृष्टि हो। आज यदि जीडीपी आधारित अर्थव्यवस्था हमारे समस्त विकास के नाम पर विनाश कर रही है, तो इस विश्व की समस्या का समाधान करने वाली अर्थ दृष्टि यदि हम दे सकते हैं तो उस पर अनुसंधान करने से अधिक लाभकारी। इसलिए ये पहली बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा विषय ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जीवन दृष्टि आत्मीयता से सबको स्वीकार करती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में खड़े होकर के अमेरिका निवासी मेरी प्रिय भगिनी और बंधुवर ये शब्द कह सकते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द बोलते और तालियां बजती है। क्यों? क्योंकि वह बंधुत्व केवल दिखावटी नहीं था, केवल प्रदर्शन नहीं था, अंदर से दर्शन था। सामने बैठे वाले प्रत्येक में उस आत्मीयता को देख रहे थे। अतः हम सभी को भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते समय हम और वे, अस वर्सेस देम, इस प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। ये भारतीय दृष्टि नहीं है। वो ऐसा कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं। इसलिए आदरणीय रामदेव बाबा जी के वक्तव्य के बाद में उस सारे के सारे विमर्श और विचार मंथन को आयुर्वेद विरुद्ध एलोपैथी की जो दिशा देने की बात की गई, वह अभारतीय दृष्टि है। हम अस वर्सेस देम इसमें विश्वास नहीं करते। महाभारत में जब वो गंधर्व का, चित्ररथ गंधर्व का प्रसंग है, जिस समय दुर्योधनादि और बड़ा अपना सारा प्रदर्शन करने के लिए, वैभव का प्रदर्शन करने के लिए और पांडवों को लज्जित करने के लिए वन में जाते हैं और गंधर्व उनको बंदी बना लेता है। उस समय युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को कहते हैं जाओ और अपने बंधुओं को छुड़ाओ। और तब भीम थोड़ा सा गुस्से में कहता है उनको छुड़ाए जिन्होंने हमारी द्रौपदी का, याज्ञसेनी का अपमान किया था, उनको छुड़ाए जिन्होंने हमको वन में भेजा है, उनको छुड़ाए जिन्होंने अन्याय से हमारा पराक्रम से अर्जित इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त किया, उनको हम क्यों छुड़ाने के लिए जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया परेस्तु विग्रहे प्राप्ते, किसी और से जब विरोध होगा, वयम परस्परम विग्रहे तु, आपस में जब लड़ाई होगी, परस्परम विग्रहे तु वयम पंच ते शतम, हम 5 है वो 100 है। परेस्तु विग्रहे प्राप्ते, किसी और से लड़ाई करनी है, अप्रत्यक्ष राक्षस से लड़ाई करनी है, विषाणु से लड़ाई करनी है। वयम पंचाधिकम शतम, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, वयम पंचाधिकम शतम, एकत्रित आकर के मानवता को इस विभीषिका से, इस संत्रास से बचाना, यह भारतीय जीवन दृष्टि है। माम का पांडवा, ये धृतराष्ट्र की अंध दृष्टि है। इसलिए और कोई करे जो भारतीय जीवन दृष्टि पर काम करने वाला व्यक्ति है, उसको कभी भी हम इसलिए सही है क्योंकि वो गलत है, इस भाव में नहीं जाना चाहिए। विश्व के कल्याण की कल्पना से त्रुटियां मानव ने की हो सकती है। रेमडेसिविर गलत हो सकता है डिसीजन, लेकिन उस समय जिन वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर काम किया उनको लगा ठीक है, इसलिए उन्होंने दिया। और प्रामाणिकता से बाद में कबूलने की भी तो आदत, कबूलने की वो तो सीख लेना चाहिए उन आधुनिक वैज्ञानिकों से कि वो तुरंत कह देते हैं कि हमारी गलती होगी, इसको बदल दो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फार्मेसी का कोई बहुत बड़ा एक अर्थतंत्र नहीं चल रहा, दुकानदारी नहीं चल रही, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन हर बात में उसी को जोड़ करके वो गलत है इसलिए हम सही है, ये कहने की दृष्टि भारतीय जीवन दृष्टि नहीं है। भारतीय जीवन दृष्टि समन्वय की, समग्रता की, एकात्मता की जीवन दृष्टि है। We look at everything from an integrated point of view। ये दूसरा बिंदु बहुत आवश्यक है। पहला बिंदु भी आवश्यक है,
भूतकाल की दृष्टि नहीं, वर्तमान दृष्टि से भविष्योन्मुखी दृष्टि, और दूसरी संघर्ष की दृष्टि नहीं, समन्वय की दृष्टि। यह भारत की प्रज्ञा का एक महत्वपूर्ण और योगदान है, कल्याणकारी योगदान है। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके मंथन करना भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर यह आवश्यक है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। यह वास्तविक उद्देश्य है। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई। आप यदि एलोपैथी के अंदर प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हो कि ट्राई कर लो, क्विनाइन से काम चलता है क्या, क्विनाइन से काम नहीं चला तो किसी और किसी से काम चलता है क्या, रेमडेसिविर से चलता है क्या, और किसी से प्लाज्मा थेरेपी से चलता है क्या, और बाद में आपको लगता है नहीं चलता है तो आप उसको हटा देते हो। फिर यही उदारता कोरोनिल के साथ क्यों नहीं दिखाई जाती? यह संघर्ष है। यह क्योंकि आज प्रतिष्ठित नहीं है। आज हमको आयुर्वेद को पुनः प्रतिष्ठित, योग के नाम पर बहुत कुछ खप जाता है। लोग कहते हैं भ्रामरी से ठीक हो जाएगा, तो आज लोग योग को प्रतिष्ठा हो गई है तो भ्रामरी के ऊपर कोई विवाद नहीं करता, कपालभाति के ऊपर कोई विवाद नहीं करता। इसलिए तीसरा हमारे इस सारे मंथन का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए, हम स्वयं अत्यंत निष्ठा के साथ, कन्विक्शन के साथ, प्रामाणिकता के साथ ऐसा शोध करें कि जो शोध प्रतिष्ठित हो सके। इसलिए कहीं पर भी हम गुणवत्ता के साथ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। We should be ready to undergo the utmost academic rigor। पूरा ज्ञान तप करके और शोध करने की तैयारी होनी चाहिए। शॉर्टकट नहीं चलेगा हमारा, इसलिए भावनात्मक रूप से स्वीकार कर लो। भावुकता से काम नहीं चलेगा शोध में। शोध में यू हैव टू बी रूथलेस, अत्यंत कठोरता के साथ स्वयं के सभी निष्कर्षों को परखने की तैयारी होनी चाहिए, तब प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसलिए आयुर्वेद को अपने स्वयं के परिमाण तैयार करने पड़ेंगे, पैरामीटर्स तैयार करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आयुर्वेद का टेस्टिंग होगा। आज हम नहीं कर पा रहे, और हम नहीं कर पा रहे इसलिए हमारा उन केमिकल पैरामीटर्स पे टेस्टिंग हो रहा है जिस केमिकल पैरामीटर्स पे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का, मॉडर्न मेडिसिन का होता है। और हमारा वात पित्त कफ पर आधारित आयुर्वेद जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न और उपचार पद्धति बताता है, उस अत्यंत विविक्षित, पर्टिक्युलर, अत्यंत डाइवर्स उपचार पद्धति को स्टैंडर्डाइजेशन में लाना, क्वांटिफिकेशन में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में विविधता का इतना अधिक सम्मान हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति की चिति यह अद्वितीय होती है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, तो फिर यह स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। किंतु आज के युग में स्टैंडर्डाइजेशन के बिना, आप मानकीकरण किए बिना आप आज के युग में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने मापदंडों पर मानकीकरण करने के लिए तपस करना पड़ेगा हर शास्त्र में, फिर चाहे वो अर्थशास्त्र हो। अध्यात्म कहता है सुख का क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता। ऐसा लोग कहते हैं कि सुख को नापोगे कैसे, और उसके लिए अनेक भजन बताते हैं कि गुड़ खाओगे तो गुड़ का स्वाद चख सकते हो, बता नहीं सकते। किंतु इस देश के तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर सुख का क्वांटिफिकेशन किया गया। अर्थशास्त्र में भारतीय जीवन दृष्टि लागू करनी है तो अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सुखी करना है। सुखी करने के लिए कैलोरीज का या भोग का या कंजम्पशन का परिमाण लेकर के, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम वाला एक परिमाण लेकर के आज जगत चल रहा है। हमको यदि ये जीवन दृष्टि बदलनी है तो सुख के मापन के भारतीय तंत्र को हमको विकसित करना। वील हैव टू क्रिएट मॉडल्स। भारतीय जीवन दृष्टि सबको समेट करके चलती है। विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष रहे माननीय परमेश्वरन जी, भारतीय विचार केंद्र की जिन्होंने त्रिवेंद्रम में स्थापना की, उन्होंने मार्क्स एंड विवेकानंद पुस्तक लिखी। जेएनयू में विवेकानंद का स्टैचू लगने से लेकर के जो एक चर्चा शुरू हुई, तो तब मैंने वो पुस्तक कई लोगों को कहा कि इसको पढ़ो, और उस पुस्तक में मार्क्स और विवेकानंद का कंपैरेटिव अध्ययन करके और
परमेश्वरन जी ने इस बात को सबके सामने रखा कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद उस करुणा की दृष्टि से, जिसको मार्क्स हैव नॉट कहता है, उन विपन्नों की सेवा का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद की करुणा उन हैव नॉट्स के प्रति, उन विपन्नों के प्रति, उन शोषितों के प्रति, उन वंचितों के प्रति परमेश्वरन जी कहते हैं मार्क्स से अधिक गहरी है, और इसलिए उनका उपाय अधिक व्यावहारिक है। इसलिए केरल में चुनाव लड़ते समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विवेकानंद के कोटेशन का उपयोग करते हैं, कलकत्ता में भी करते हैं, बंगाल में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समन्वयवादी, यह समग्र जीवन दृष्टि, यह एकात्म जीवन दृष्टि सबको गला लगाने की ताकत रखती है। आज सेवा कार्य, जितने सेवा कार्य संघ से जुड़े हुए संगठनों ने किए, सेवा भारती आदि ने किए, उतने किसने किए? तो अमेरिकी कैपिटलिज्म की अर्थदृष्टि के रूप में यह सारे सेवा कार्य लेफ्ट का काम है। इसको लेफ्ट कहते हैं अर्थशास्त्र में। केवल लाभ के लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करना, ये राइट कॉन्जर्वेटिव चिंतन है। फिर उसमें कुछ लोगों का तो शोषण होगा ही, ये मानना राइट कॉन्जर्वेटिव है, लेकिन सबके कल्याण के लिए सेवा करना ये लेफ्ट का विचार है। शोषितों का, दलितों का विचार करना। तो आज सबसे बड़ा लेफ्ट तो संघ है, क्योंकि हम समन्वयकारी हैं। लेकिन परंपराओं को जीने की बात जहां करते हैं, जहां रिलीजियस राइट और लेफ्ट की बात होती है, वहां पर राइट उसको कहते हैं जो एकदम कंजर्वेटिव होता है, जो कहता है मेरी पुस्तक में लिखा है वही सबसे अंतिम है, उसको बदल नहीं सकते, उसको राइटिस्ट कहते हैं। और जो थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा खुलेपन का विचार रखता है कि इतने नियम ठीक नहीं है, उसको लेफ्ट कहते हैं पश्चिम में। आज भारत में हम सेवा कार्य आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, स्वदेशी चिंतन को हमारे देखा जाए, तो हमारा स्वदेशी चिंतन आर्थिक रूप से लेफ्ट है। उसके साथ साथ सेवा कार्य करते के साथ साथ हम अपनी परंपराओं को बिल्कुल राइटिस्ट की तरह अपनी परंपराओं के ऊपर दृढ़ निष्ठा रखते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए ना हम लेफ्ट है ना हम राइट है, हम लेफ्ट राइट सब है, क्योंकि हम समता करते हैं। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि अस वर्सेस देम नहीं है। भारतीय जीवन दृष्टि हम सब एक है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द होल यूनिवर्स, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तत्सु। वह ऋग्वेद का ऋषि गुफा से बाहर निकल के ऊंची चट्टान पर खड़े होकर के सारे विश्व का आह्वान करता है, आओ सुनो, मैं आपको आनंद का मार्ग बताता हूं। मैंने उस रहस्य को जान लिया है, आओ सुनो। ये कहने की ताकत रखने वाले ऋषि हम बन सके। इसलिए हमारे लिए मर्यादाएं नहीं है, हमारे लिए सीमाएं नहीं है। हम किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, विरोधी भी नहीं मानते। आप यदि कभी संघ के अधिकारियों के बौद्धिक सुनेंगे तो वो कहेंगे जो हमको विरोधी मानते हैं। वो ये नहीं कहते हम जिनको विरोधी मानते, कभी नहीं कहते। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने विज्ञान भवन में 3 दिन बात की, कभी नहीं कहा हमारे विरोधी। उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो हमको विरोधी मानते। हम किसी को मानते ही नहीं, हमारे लिए सब है, सब हमारे अपने हैं, सब एकात्म आत्मवत सर्वभूतेषु। वही ब्रह्म से सर्वम खल्विदम ब्रह्म मानने वाला यह राष्ट्र कोई अस और दे का विवाद कर ही नहीं सकता। और तीसरी बात, इस समन्वय को, कि इस जीवन दृष्टि को, इस भारत की एकात्म जीवन दृष्टि को, इस विविधता का पूजन करने वाली भारत की जीवन दृष्टि को वर्तमान के समस्त एकेडमिया में, शैक्षिक जगत में यदि पुनः प्रतिष्ठित करना है तो वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार एकेडमिक रीगर से तपस करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ये 3 बातें मुझे लगता है इस मंथन काल में बहुत आवश्यक है। हलाल भी निकलेगा और हलाल चला जाने के बाद अमृत भी निकलेगा और धन्वंतरी भी निकलेगा, सब निकलेगा। मंथन चल रहा है, उस मंथन के हम योद्धा है, उस मंथन के चरवण में भाग लेने वाले हम योद्धा है। हमको तपस करना पड़ेगा और तपस करके ऋषित्व का जागरण करना पड़ेगा। उस ऋषित्व के जागरण के अनुष्ठान की उस पूर्णाहुति में इसी आशा के साथ कि ये जो 76 लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां
समग्र पूरा शोध पत्र लिख करके दिए, उन 76 में से अधिकतम लोग इस तपस्या को आगे जारी रखते हुए उस ऋषित्व को प्राप्त करेंगे। उनको मार्गदर्शन देने वाले 250, 300, 500 लोग जो है, जो जुड़े हुए हैं इससे, वह भी अपने अंदर ऋषित्व के जागरण का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।